नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। इस सत्र में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 21 जून से लेकर 27 जून तक किन खबरों ने सुर्खियां बिटोरी। तो चलिए नजर डालते हैं हम किन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अवैध HTBT कपास, ये क्या होती है और इसके बीजों की बिक्री दुगनी हो गई है। इससे हमारे कृषि परिवार पर या कृषि संगठनों पर क्या फर्क पड़ेगा और हमारे पर्यावरण पर क्या असर रहेगा। इस बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप की, जो क्षतिग्रस्त हुआ था और अब ये वापस काम करने लगा है ठीक से। इस खबर को थोड़ा विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे और बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में, और आज हम खास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रीगन कोव-2। फिर आएंगे अपनी अगली खबर पर, जो कहती है कि महाबलेश्वर में गुफाओं के अंदर पाए गए चमगादड़ों के अंदर निपा वायरस के एंटीबॉडीज पाई गई हैं। निपा वायरस क्या है और ये एंटीबॉडीज पाए जाना कहां तक हमारे लिए मददगार होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व के सबसे पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट, जो कि गुवाहाटी असम में लगाया गया। एक छोटा सा तथ्य जिसे आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे डेल्टा प्लस के बारे में। कोरोना वायरस का नया संस्करण डेल्टा प्लस, जो कि K417 उत्परिवर्तन के कारण बना है। तो उत्परिवर्तन क्या है इसे समझेंगे और डेल्टा प्लस के बारे में कुछ खास बात करेंगे। अंत में हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 जो कि सौर्य कोरोना की रहस्यमय गुत्थियों को सुलझाने में आज भी मदद कर रहा है। तो हम बात करेंगे चंद्रयान 2 मिशन के इस खास रहस्य को हटाने के लिए चंद्रयान 2 ने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अवैध HTBT कपास के बीजों की बिक्री दोगुनी। अब ये खबर ये कहती है कि जहां पिछले वर्ष केवल 30 लाख अवैध बीज पैकेट की बिक्री हुई, वहीं इस वर्ष अब तक 75 लाख के अवैध HTBT कपास के पैकेट बिक चुके हैं। और इससे हमारे उद्योगी संघ ये चाहते हैं कि इसके लिए कुछ खास कदम उठाए जाएं, ताकि इस कपास HTBT कपास के पैकेटों की जो बिक्री हुई है उसे रोका जाए। अब सबसे पहले हम समझ ये लेते हैं कि BT कपास क्या है और HTBT कपास क्या है। BT कपास, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, BT कॉटन जिसे हम कहते हैं, ये एकमात्र ऐसा GM क्रॉप है जिसकी लिए हमारे देश में मंजूरी दी गई है 2002 में। तो व्यावसायिक तौर पर केवल BT कॉटन के पैकेट ही BT कपास के पैकेट ही बेचे या खरीदे जा सकते हैं। और BT कॉटन को अगर हम समझना चाहें तो BT कॉटन एक खास बैक्टीरियम द्वारा लिए गए जीन, जो कि खास जीन है Cry1AB, Cry2BC, इनके सम्मेलन से बनाया गया है। राइट। अब आप ध्यान ये रखेंगे कि ये खास जीवाणु जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ये दोनों जीन इससे लिए गए और ये काम करते हैं, एक ऐसा विष बनाते हैं जो कि पिंक बोलवर्म या गुलाबी बोलवर्म के पाचन प्रणाली को पर असर डालता है और इन कपास के पौधों को इस गुलाबी बोलवर्म से बचाता है। BT कॉटन के बारे में या BT कपास के बारे में इतनी बात आप जानते हैं। अब हम आते हैं HTBT कपास के बारे में। HTBT कपास एक ऐसा कपास है जिसे एक और बैक्टीरियम से लिए गए जीन से बनाया गया है। अब ये बैक्टीरियम का नाम है एग्रोबैक्टीरियम टेमीफेंसिस। एग्रोबैक्टीरियम टेमीफेंसिस, इससे लिया गया है ये खास जीन जिसका नाम है CP4EPSP। और ये खास जीन इस पौधे को कैसे लाभदायक है? ये खास जीन इस पौधे को ग्लाइफोस्फेट का सामना करने में सक्षम बनाता है। अर्थात ये एक ऐसा शाकनाशी पौधा बन जाएगा जो कि ग्लाइफोस्फेट, जिसे हम खरपतवार के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, यह पौधा उसका सामना कर सकेगा।
अब कुछ किसान ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इस HTBT कपास का इस्तेमाल करते हैं तो उनका खर्चा बहुत कम हो जाता है। वो कैसे? कि अब ये पौधे ग्लाइफोसफेट का सामना कर पाएंगे, तो जहां किसानों को 4-5 बार खरपतवार को हटाने का खर्चा देना पड़ता था, अब वह केवल एक बार में ही खरपतवार को निकाल सकते हैं और ये खास HTBT कपास उनकी लागत को, उनके खर्चे को बहुत कम कर देता है। पर साथ ही साथ ये कुछ हानियां भी पहुंचाता है, जैसे अभी तक अब इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि यह हमारे पर्यावरण पर किस प्रकार का असर डालता है, तो पर्यावरण को भी खतरा हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम वैध बीजों की बिक्री के बारे में सोचें तो हमारे देश को नुकसान भी हो रहा है, कर वसूली में कमी आ रही है। हम चाहते ये हैं, हमारे किसान संघ, उद्योग संघ ये चाहता है कि ऐसे बीजों की जो पैकेट हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाई जाए। ठीक, ना केवल छोटे कपास बीज कंपनियों को नुकसान हो रहा है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून ये कहता है कि ऐसे किसी भी अस्वीकृत GM बीज का प्रयोग, बिक्री या भंडार करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 के तहत एक दंडनीय अपराध है। और साथ ही साथ दो और अधिनियम आप याद रखेंगे, 1966 का बीज अधिनियम और 1957 का कपास अधिनियम, जिसके तहत ऐसे किसी भी अस्वीकृत GM बीज को बेचना, इस्तेमाल करना या इसका भंडार करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके तहत 5 साल की सजा भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी है। तो HTBT कपास क्या है, किस बैक्टीरियम से पाया गया है और ये किस प्रकार किसान की मदद कर रहा है और किस प्रकार ना चाहते हुए भी हमारे उद्योग संघ को इसका नुकसान हो रहा है, इस बारे में आपको ठीक से याद रहना चाहिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो कि है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप जून में सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि यह क्षतिग्रस्त हुआ। इससे कुछ स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष में पड़ा हुआ कुछ कचरा इसके साथ टकराया, जिसने इसके पेलोड कंप्यूटर को क्षति पहुंचाई और 13 जून से इसने काम करना बंद कर दिया। पर अब की खबर के अनुसार 23 और 24 जून को नासा ने यह कहा कि हबल टेलीस्कोप बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, सिर्फ कुछ इसे क्षति पहुंची जिसके बारे में वो अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप की कुछ खास बातें ध्यान में रखेंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप का पेलोड कंप्यूटर जो क्षतिग्रस्त हुआ, इसका काम है विज्ञान उपकरणों को नियमित और समन्वित करना और साथ ही साथ ये सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी निगरानी करता है। तो अगर इस पेलोड कंप्यूटर में कुछ क्षति हुई है तो उसे ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है और 23-24 जून को नासा ने कहा कि इसे ठीक कर दिया गया है, केवल कुछ छोटी त्रुटियां रह गई हैं जिनके बारे में अभी नासा काम कर रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में नासा द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया और इसमें कुछ साझेदारी थी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की भी। खास बात यह है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप अतिरिक्त से पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, सब पूरे स्पेक्ट्रम में किसी भी सौर मंडल के किसी भी तारे पर नज़र रखने में, पूरे सौर मंडल पर नज़र रखने में मदद करता है। साथ ही साथ यह पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है 95 मिनट में। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप का क्षतिग्रस्त होना, फिर उसका वापस ठीक से काम करना पेलोड कंप्यूटर का, इसे आप याद रखेंगे। और हबल स्पेस टेलीस्कोप की कुछ उपलब्धियां जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे वो है, इसने प्लूटो के आसपास चांद को खोजने में मदद की थी। साथ ही साथ हम ब्लैक होल के बारे में जानते हैं और इसके साक्ष्य को उभारने के लिए भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ खास टिप्पणियां की। 11 फरवरी 2021 को हबल ने ब्लैक होल की 6 छोटी संतदा की टिप्पणियां की, यानी कि 6 छोटी सांतदा हुई, मिले आपस में तारे। तो इसके बारे में भी 11 फरवरी 2021 को ब्लैक होल के बारे में यह टिप्पणी हबल टेलीस्कोप ने की। तो हबल टेलीस्कोप क्या है, इसे क्षतिग्रस्त क्यों हुआ, पेलोड कंप्यूटर कब काम करना बंद किया, इस बारे में आप ध्यान रखेंगे।
अगली खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर हम बात करें इस खबर के बारे में तो ब्रिटेन में कुछ खास प्रशिक्षण करके ये मालूम किया गया है कि एक खास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसका नाम है रीगेन-कोव-2, यह बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है कोविड-19 से ग्रस्त कुछ मरीजों में। अभी इस पर और रिसर्च चल रहा है, तो हम यहाँ इस खबर से संबंधित केवल इतनी ही जानकारी रखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है और रीगेन-कोव-2 क्या है, जिस पर अभी भी ब्रिटेन में प्रयोग चल रहे हैं। तो रीगेन-कोव-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एक कॉकटेल है जो कि कोविड से ग्रस्त कुछ मरीजों में अच्छे परिणाम दिखा रहा है। अब बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? यह कृत्रिम रूप से बनाई गई एंटीबॉडीज हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर की एक प्रणाली जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं या हम रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, वह प्रणाली हमारे शरीर में बनाती है वाई शेप के एंटीबॉडीज। पर ये खास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और ये काम करते हैं एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करते हैं, केवल उनके खिलाफ ही काम करेंगे। हालांकि ये प्रणाली थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, पर आज इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। इन्हें बनाने की प्रक्रिया एक बार समझ लेंगे। यह एक विशेष एंटीजन है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडीज़ को जन्म देती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो एक खास विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ ही काम करेंगी और ऐसे सफ़ेद रक्त कोशिका की क्लोनिंग की जाएगी, यानी कि इसके साथ और इसके जैसी प्रतियां बनाई जाएंगी ताकि इनकी मात्रा प्रचुर हो जाए। अगर ये प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे हमें तो यह शरीर को रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं? यह कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं, यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती हैं और किसी एक विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ ही काम करती हैं। और अगर हम कोविड-19 के बारे में बात करें तो कोविड में, कोरोना में स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही हम इन स्पाइक प्रोटीन जो कि शरीर में कोविड को या कोरोना को फैलाने में मदद करता है, उसके खिलाफ, उसी एंटीजन के खिलाफ ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ काम करेंगी। अब इनकी आवश्यकता क्यों है? आमतौर पर एक स्वस्थ शरीर में एंटीबॉडी स्वयं ही बनती हैं, पर कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, वहाँ पर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत लाभदायक, बहुत ही उपयोगी साबित होती, ताकि ये उस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ा सके। तो आप ध्यान रखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की अगर थोड़ा सा पीछे जाकर इसको समझना चाहें तो पहली बार इसकी बात की थी जर्मन इम्यूनोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच ने, जिन्होंने नाम दिया इन्हें ज़ुबर कुगल, यानी कि एक ऐसी मैजिक बुलेट जो कि एक खास जीवाणु, एक खास एंटीजन के खिलाफ काम करें और इसका लक्ष्य बहुत ही चुनिंदा हो। तो इसकी बात की थी 1900 के दशक में पॉल एहरलिच ने। और पहला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो दुनिया में उपयोग में लाया गया उसका नाम आप याद रखेंगे म्यूरोमोनैब CD3। और ये कहाँ इस्तेमाल किया गया? ये इस्तेमाल किया गया अंग प्रत्यारोपण के कुछ ऐसे रोगियों में जहाँ पर उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट देने की आवश्यकता थी। तो पहला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम आप याद रखेंगे म्यूरोमोनैब CD3। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं और कैसे बनती हैं इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं महाबलेश्वर गुफा में चमगादड़ में पाया गया निपाह वायरस के खिलाफ संभावित एंटीबॉडी। अब ये खबर यहाँ पर खास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि निपाह वायरस जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शीर्ष के 10 प्राथमिक सूची रोगजनकों में से एक है। आप याद रखेंगे निपाह वायरस जिसके लिए आज भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ऐसे वायरस के खिलाफ
एंटीबॉडीज पाए गए हैं महाबलेश्वर की गुफा में कुछ चमगादड़ों में, जो कि फल खाने वाले हैं या कुछ छोटे जीवों को खाने वाले हैं। अब यहाँ पर ये किसने पाया है? ये पूरा प्रकरण किया गया है, ये पूरा काम किया गया है ICMR द्वारा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा। तो आप याद रखेंगे ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया, जहां पर चमगादड़ों में पाए गए निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज। निपा वायरस WHO द्वारा शीर्ष के 10 रोगजनकों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसका प्रकोप, इसके लिए हमारे पास कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, लगभग 65 से 100% तक मृत्यु दर है। और आज हम कोरोना काल में अगर बात करें तो कोरोना से मृत्यु दर जो है केवल 1 से 2% पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं निपा वायरस क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर, इस रोगियों में मृत्यु दर 65 से 100% तक है। भारत में अब तक इसके 4 प्रकोप हो चुके हैं और सबसे नया है 2018 में जो केरल में शुरू हुआ। इससे पहले वेस्ट बंगाल में कुछ जगह ये पाया गया, 3 बार वहाँ पर ये फैला। उसके बाद 2018 में कोझिकोड में केरल में शुरू हुआ। थोड़ा सा निपा वायरस को हम समझ भी लेते हैं। निपा वायरस कैसे काम करता है? सबसे पहले ये मलेशिया में पाया गया और जितने भी चमगादड़ हैं जो कि फलों का सेवन करते हैं उनमें यह वायरस पाया जाता है। अब इन चमगादड़ों द्वारा खाए गए फल यदि इन्हें कोई जानवर खाए या गलती से कोई भी इंसान, तो उसमें ये वायरस आ जाएगा। ऐसे फलों को खाने के बाद जो कि इन चमगादड़ जिनके अंदर ये निपा वायरस पाया जाता है, अगर ऐसे फलों को खाया जाए तो ये इंसानों में आ जाएगा। और निपा वायरस याद रखेंगे जूनोटिक वायरस है, यानी कि ये एक ऐसा वायरस जो कि जानवरों और इंसानों दोनों के बीच फैलता है। जूनोटिक वायरस है और याद रखेंगे चमगादड़ जो हैं वो है इसके नेचुरल होस्ट। प्राकृतिक तौर पर निपा वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है और वहाँ से आता है इंसानों में, जहाँ ये फैलाता है, जहाँ ये कौन सी बीमारी फैलाता है, इसका नाम है एन्सेफेलाइटिस। तो ये एक मस्तिष्क की सूजन है जिसकी वजह से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, 65 से 100% तक। जूनोटिक वायरस है और ये संबंध रखता है, यह एक RNA वायरस है, जैसे कि कोविड-19 वायरस है, बिल्कुल वैसे ही यह भी एक RNA वायरस है और पैरामिक्सोवेरी परिवार से संबंधित है। और जैसा मैंने कहा इसके लिए हमारे पास इलाज नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि इसके लिए जल्द ही हमारे पास इलाज हो। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे विश्व का सबसे पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर, और ये लगाया गया गुवाहाटी असम में सारातरी फार्म में। ये GM रबर का पौधा असम में लगाया गया, सारातरी फार्म में लगाया गया और इसे विकसित किया है केरल स्थित रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया RRII द्वारा इसे विकसित किया गया है और इसके अंदर है एक खास तरह का जीन जिसका नाम है MNSOD। मैंगनीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, यह इसका नाम है और यह जीन भी रबर के पौधे से ही लिया गया है। तो आप याद रखेंगे जब हम किसी GM क्रॉप की बात करते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुवांशिक रूप से जिसमें परिवर्तन किया गया है, ऐसे किसी क्रॉप की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम जीन या तो किसी बैक्टीरियम से या किसी और माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ऐसे जीवाणु से लेते हैं। पर यहाँ पर इस रबर प्लांट के लिए ये खास जीन मैंगनीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज रबर के पौधे से ही लिया गया है।
तो एक छोटा सा तथ्य आप याद रखेंगे, अभी तक इसको वाणिज्यिक मंजूरी नहीं मिली है और वहाँ पर अभी भी असम में ये उगाया गया है। इस पर ध्यान दिया जाएगा और हो सकता है अगर यह जीन कामयाब रहा। और एक चीज़ खास बात और यहाँ याद रखेंगे, इस जीन को डालने की वजह क्या थी। इस जीन के डालने के बाद हम रबर के पौधे को कड़ाके की ठंड में भी उगा पाएंगे, जो कि अब तक नहीं कर पा रहे थे। सो रबर का पौधा कड़ाके की ठंड को सह पाएगा इस जीन के आने के बाद। सो MNSOD आप जीन को याद रखेंगे, बनाया गया है केरल स्थित RRII ने। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो है डेल्टा प्लस संस्करण कोरोना का अब फिर से है सुर्खियों में। और यहाँ पर एक खास उत्परिवर्तन हुआ है, खास म्यूटेशन हुई है, जिसका नाम है K417N। डेल्टा प्लस इसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इससे पहले डेल्टा संस्करण जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये उसी में ही उत्परिवर्तन के कारण बना है और ये बन गया है हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता का विषय। ठीक है जी, ये है वेरिएंट ऑफ कंसर्न या चिंता का विषय बन गया है। और किसी भी संस्करण का, जैसे हमने पहले भी बात की है, चिंता का विषय वो तभी बनता है या तो उसकी संक्रामकता में वृद्धि हो जाए, या पहले से ज़्यादा बीमारी फैला पाए, या फिर कुछ ऐसे उपचार जो हमारे पास हैं वो इस नए संस्करण के लिए ना उपयोगी साबित हो, तभी हम किसी संस्करण को कहेंगे चिंता का संस्करण। यानी कि अभी उपलब्ध उपचार या टीके यहाँ पर इस संस्करण के खिलाफ अगर ना काम कर पाए, उपयोगी ना हो, तो वह बन जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता का संस्करण। सो चिंता का संस्करण क्या है आपको पता चल गया है। और याद रखेंगे, किसी भी वायरस में, अगर हम यहाँ पर कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस, कोई भी वायरस अपने आप को तभी तक जीवित रख पाता है जब तक वो किसी भी रोगी की क्षमता को, रोगी के अपनी मशीनरी को यूज़ करके, का इस्तेमाल करके अपनी वृद्धि करे। अगर ऐसा वायरस ना कर पाए तो उसकी रोग क्षमता कम हो जाएगी। तो कोई भी वायरस उत्परिवर्तन के दौरान, क्योंकि वो किसी भी होस्ट पर निर्भर करता है, उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उत्परिवर्तन करना, ताकि वो जीवित रह सके। तो उत्परिवर्तन होना कुछ खास नई बात नहीं है अगर हम वायरस की बात करें, क्योंकि उसे मनुष्यों के साथ सहवास करना है, इसलिए उत्परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी उत्परिवर्तन के कारण नए नए संस्करण हमारे सामने आते हैं, जिसे हम म्यूटेशन वेरिएंट भी कहते हैं। सो ऐसे नए संस्करण बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं, या हमारे पहले से जो आज हमारे पास उपचार हैं या टीके हैं, अगर उनको प्रयोगहीन करते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं रहता, तो वो बन जाते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न या चिंता का संस्करण। इतनी सी बात हमने पहले भी बात की हुई है इसके बारे में। तो अब तक जो हमारे पास चिंता के वेरिएंट आए हैं उनके भी नाम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले था हमारे पास B117, जिसे अल्फा कहा, जो कि यूके में पाया गया। ठीक जी। फिर था हमारे पास B1351, जिसे हमने बीटा कहा, जो पाया गया दक्षिण अफ्रीका में। फिर आया B1427, जिसे एप्सिलॉन कहा गया, और ये था अमेरिका में पाया गया। इसके बाद हमने इंडियन वेरिएंट के बारे में तो बात की ही है, जिसे हम डेल्टा संस्करण भी कहते हैं, और ये है B16172। और अब है डेल्टा प्लस। तो इतने से तथ्य आप याद रखेंगे। तो चलिए हम अपनी अगली खबर पर चलते हैं, जो है चंद्रमा की परिक्रमा करते समय चंद्रयान 2 ने सूर्य को अपने कोरोना की रहस्यमय हीटिंग को समझने में मदद की। तो चंद्रयान 2 के बारे में आप सबको मालूम है, जुलाई 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया और अगस्त 2019 में इसने प्रवेश किया चंद्र कक्षा में। दुर्भाग्य से लैंडर ठीक से चंद्र की सतह पर नहीं उतर पाया,
पर आज भी ऑर्बिटर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दे रहा है। और ये खास ऑर्बिटर 8 वैज्ञानिक उपकरणों से लेस है, जिनमें से एक उपकरण जिसका नाम है सौर एक्सरे मॉनिटर, ये हमारे सूर्य पर आज भी अध्ययन कर रहा है और इसी से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आए हैं। अब चंद्रयान 2 के खास टिप्पणियों और खास आंकड़ों से हमें मदद मिलेगी कोरोनल हीटिंग को समझने के लिए। तो कोरोनल हीटिंग क्या है, इसे समझ लेते हैं। कोरोनल हीटिंग सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल कहलाता है कोरोना। और इस कोरोना का तापमान है 20 लाख फ़ारेनहाइट। पर इस कोरोना से 1000 मील नीचे फोटोस्फीयर, 1000 मील नीचे फोटोस्फीयर, इसका तापमान है केवल 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऐसा क्यों है, इसे समझने में चंद्रयान 2 ने कुछ खास टिप्पणियां की हैं, जिनके बारे में अभी बात करेंगे। साथ ही साथ चंद्रयान 2 की एक खास उपलब्धि जो कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सनस्पॉट के ऊपर स्थित कोरोना में सक्रिय में पाए गए हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। और यह भी फोटोस्फीयर में पाई जाने वाली मात्रा से बहुत अधिक 3 से 4 गुना ज़्यादा मात्रा में पाए गए कोरोना में। तो चंद्रयान 2 की पहली उपलब्धि तो ये रही कि इसने बताया है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे कुछ तत्व फोटोस्फीयर से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कोरोना में, और 100 माइक्रोफ्लेयर देखे गए हैं कोरोनल मास हीटिंग से संबंधित। अब माइक्रोफ्लेयर क्या है? छोटे छोटे विस्फोट जो कि सौरमंडल की कोरोना पर होते रहते हैं, सनस्पॉट, काले धब्बे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है बहुत ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र जिनका नाम है सनस्पॉट। इन्हीं सनस्पॉट के पास पाए जाने वाले माइक्रोफ्लेयर्स, छोटे छोटे विस्फोट, यही कारण हो सकते हैं कोरोना की हीटिंग की वजह। यानी कि अगर हम वैसे विज्ञान में बात करें तो जब भी हम किसी गर्म चीज़ से दूर जाएंगे, किसी गर्म स्रोत से दूर जाएंगे, तो तापमान में गिरावट आनी चाहिए। पर जब हम सूर्य की बात करें तो कोरोना का तापमान बहुत ज़्यादा है, 20 लाख फ़ारेनहाइट, जहां उससे 1000 मील अंदर फोटोस्फीयर, उसका तापमान केवल 10,000 फ़ारेनहाइट ही क्यों है। ऐसे रहस्य को जानने में चंद्रयान 2 बहुत मदद कर रहा है और ये खास उपलब्धि है चंद्रयान 2 की, जहां वो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की मात्रा के बारे में भी कुछ खास टिप्पणियां कर रहा है। तो कोरोनल हीटिंग को समझने में चंद्रयान 2 ने अपना खास महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से इतना ही। मैं फिर मिलूंगी अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।